7 से 9 नवंबर जयपुर बनेगा बौद्धिक महाकुंभ की भूमि। जयपुर डायलॉग्स 2025 में एक मंच पर आएंगे वे सभी योद्धा, इतिहासकार, चिंतक, रणनीतिकार और धर्म रक्षक जिनकी आवाज़ है भारत की आत्मा। विष्णु शंकर जैन, गौरव आर्य, नीरज अत्री, संजय दीक्षित, आनंद रंगनाथन, भाऊ तोरसेकर, सुशांत सिन्हा और बहुत सारे आपके पसंदीदा वक्ता जिनसे आप इस कार्यक्रम में भेंट कर सकते हैं। आप भी इस अनोखे उत्सव का हिस्सा बने, रजिस्टर करें और उपस्थित रहें। और यदि आप इस आंदोलन को और शक्तिशाली बनाना चाहते हैं तो हमारे क्राउड फंड में दान दें। QR स्कैन करके आप हमें योगदान दे सकते हैं। रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे दिया हुआ है। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें। तो नेपाल की क्राइसिस का अंत जो है वो निकट दिखाई पड़ रहा है। और निकट क्यों दिखाई पड़ रहा है? क्या आज एक इंटरिम प्राइम मिनिस्टर की लगभग घोषणा हो गई। एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं नेपाल के सुप्रीम कोर्ट की, सुशीला कार्की जी। तो सुशीला कार्की जी को ऑफर दिया गया मिलिट्री के द्वारा, और जेन जी, तथाकथित जेन जी, जिसका कोई लीडर नहीं है, कोई डेजिग्नेटेड लीडर नहीं है, लेकिन जेन जी जो है वो ऐसा लग रहा है कि जो बांग्लादेश की जमाते इस्लामी है उससे बहुत ही अलग दिखती है, क्योंकि इसमें वाकई में देश का जज्बा है, इसमें देश के प्रति एक भावना है। और इसलिए जो भी इस समय स्थितियां नेपाल में बन रही हैं उसके अनुसार जो प्रोटेस्टर्स थे, जो आंदोलनकर्ता थे, वो आंदोलनकर्ताओं ने जो मुख्य मांगे रखी है उसमें सबसे पहली जो मुख्य मांग रखी गई है वो ये है कि साहब कि भारत को हिंदू राष्ट्र, नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित करें। नेपाल में हिंदू राष्ट्र के साथ साथ जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा वो प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड होना चाहिए, डायरेक्टली इलेक्टेड, बल्कि पूरी की पूरी जो एग्जीक्यूटिव है वो डायरेक्टली इलेक्टेड होनी चाहिए। ये जो इस समय यहाँ खटराक चल रहा है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का, जिसमें 3-4 जो पुराने घाघ पॉलिटिशियंस हैं वो मिल के नेपाल को चला रहे हैं, वो नहीं चलेगा। और एक और बहुत बड़ी बात निकल के आई है कि देखिए, ये जो पूरा कुछ हुआ है उसमें निश्चित रूप से अमेरिका का हाथ तो था, लेकिन मामला अमेरिका के हाथ से पूरी तरह से निकल गया, क्योंकि अमेरिका के जो पिट्ठू थे और जो वो चाहते थे और जिस प्रकार से उन्होंने हत्याएं इत्यादि की, और जिस प्रकार से जो पुराने प्राइम मिनिस्टर जो थे कलाम साहब, उनकी पत्नी को जला के मारा गया, उसके बाद से पूरा माहौल बदल गया। और जो एक हिंदू भावना होती है कि भाई निरपराध को क्यों मारा गया, वो बात जो है वो अब पूरी तरह से खुल के नेपाल में होने लगी है। अच्छा, ये बात भी सही है कि ट्रंप बाबू जो हैं वो ऊपर से तो आपने देखा होगा कल सवेरे जो है वो, मतलब सोने से पहले मोदी के लिए और भारत के लिए बड़ा अच्छा ट्वीट कर दिया। वो बड़े अच्छे ट्वीट का मोदी जी ने बड़े अच्छे ढंग से उसका उत्तर भी दे दिया। लेकिन उसके बाद फिर जो कुछ भी हुआ तियानजिन में एससीओ की मीटिंग में, और एससीओ की मीटिंग में आपको पता है कि इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति और नेपाल के प्रधानमंत्री दोनों उपस्थित थे। और दोनों न केवल उपस्थित थे, उन्होंने शी जिनपिंग से काफ़ी गलबैयाँ भी की। तो उसको लेके भी जो आप देख रहे हैं ना, जिस प्रकार से भारत को वहाँ उपस्थित होने पे जो पीटर नवारो है, जो रोज कुछ न कुछ बकवास करता रहता है और रोज उसकी बैंड बजती रहती है ट्विटर के ऊपर, उसका लगभग हर ट्वीट जो है वो कम्युनिटी नोट हो जाता है। तो ट्रंप सही पूछिए तो बहुत बुरी तरह से फंसा हुआ है। तो इस फंसे होने के कारण, और फंसा किस लिए हुआ है, फंस गया है वो अपने डोमेस्टिक इश्यूज में। डोमेस्टिक इश्यूज में फंसा है तो अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से ही फंसा है, वो तो बात सही है। और अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से फंसा है इस समय। जो टैरिफ्स हैं, वो टैरिफ्स के बारे में
रोज़ उल्टी-पुल्टी बातें करता है। क्योंकि अब जो लेटेस्ट उसने है, पहले तो एक तरफ मोदी जी की तरफ ऑलिव ब्रांच बढ़ाई, उनके सामने एक प्रपोज़ल रखा कि नहीं भई हम ट्रेड में काम कर रहे हैं इत्यादि, इत्यादि, और उसके बाद फिर यूरोपियन से कह दिया कि चाइना और इंडिया पे और टैरिफ लगाओ, 100% टैरिफ लगाओ, और 100% टैरिफ लगाओ, मैं तभी लगाऊँगा जब यूरोप भी लगाएगा। तो इससे आप क्या समझते हैं? इसका सीधा-सीधा अर्थ है कि ट्रंप पर 1 मिनट भी विश्वास नहीं किया जा सकता। दिन के दिन जो कुछ होता रहे वो आप कर सकते हो, और ऐसे माहौल में ट्रेड तो बिल्कुल हो नहीं सकती। और उधर उनके जो अटैक डॉग्स हैं वो लगातार अटैक कर रहे हैं। तो नेपाल में भी इनके अटैक डॉग्स ने अटैक किया, आरंभ अटैक डॉग्स ने किया, लेकिन मामला उनके हाथ से चला गया। वो चाहते थे बालेन शाह को इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनाना, लेकिन एक जगह वो भूल गए कि जो आर्मी चीफ होता है नेपाल का, जो आर्मी चीफ नेपाल का होता है, वो भारत का भी ऑनरेरी जनरल होता है। जनरल यानी कि उसकी जो उसको यहाँ पे बाकायदा कलर्स दिए जाते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बराबर। यानी ही इज अ 4 स्टार जनरल ऑफ इंडियन आर्मी एज वेल। और इसीलिए आपने देखा होगा कि जब आर्मी ने टेक ओवर किया लॉ एंड ऑर्डर को, और उसके बाद फिर आर्मी चीफ ने जब वहाँ के स्टेटमेंट दिया, तो उनके पीछे किसकी फोटो थी? वो थे पृथ्वी नारायण शाह। पृथ्वी नारायण शाह जो नेपाल के फाउंडर माने जाते हैं, नेपाल के अधिष्ठाता माने जाते हैं। अच्छा, इसमें और एक रोल निकल रहा है कि ये, यद्यपि डीप स्टेट ने ये काम करवाने का प्रयास किया, लेकिन डीप स्टेट के बाद वहाँ पर जो क्राउन प्रिंस हैं, यानी ज्ञानेंद्र के पुत्र हैं पारस, पारस शाह बहुत ही अनपॉपुलर है। तो उनके जो पुत्र हैं यानी कि क्राउन प्रिंस हृदयेंद्र, तो हृदयेंद्र वीर विक्रम शाह जो है वो क्राउन प्रिंस है। तो अब मांग ये उठ रही है कि हृदयेंद्र वीर विक्रम शाह को नेपाल का राजा बनाया जाए। अब नेपाल के लिए इतना समय है नहीं, भारत ने अपनी टांग उसमें फंसा दी है। और ये भारत के कारण ही आप देखें कि सुशीला कार्की जी जो है वो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनने वाली है, और इंटरिम प्राइम मिनिस्टर के साथ-साथ वो जो सुधार लाएँगी, उन सुधारों में जो माँग की जा रही है उसमें संभवतः राजशाही का भी राजशाही का भी वहाँ पर नियंत्रण हो जाएगा। और जो इंटरिम प्रेसिडेंट बनने वाले हैं, ऐसा बताया जा रहा है कि ये हृदयेंद्र वीर विक्रम शाह जो काफ़ी युवा है, अम, अपनी अर्ली 20s में है, और अर्ली 20s में चूँकि क्राउन प्रिंस हैं इसलिए उनको प्रेसिडेंट के रूप में एक्सेप्ट करने वाले हैं। और ये भी एक नियम बनने वाला है कि जो राजा होगा या जो राजा का नॉमिनी होगा, वो ही प्रेसिडेंट बनेगा। हिंदू राष्ट्र तो बन ही जाएगा और डायरेक्ट इलेक्शन होंगे। एक डिमांड ये भी है कि साहब कि ये जो राज्य बनाए गए हैं, इनको राज्यों को समाप्त किया जाए। अब ये राज्यों को समाप्त करने के पीछे क्या पॉलिसी है, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। उधर ट्रंप बाबू का अब नेपाल से अटेंशन हट गया है, क्योंकि उन्होंने 2 और काम कर दिए। 2 और काम, एक तो इज़राइल ने कतर को बॉम्बिंग कर दिया है, तो अब उसका जो रायता फैल रहा है, उस रायते को सँभालने में वो लग गए हैं, और नेपाल की तरफ से उनका ध्यान हट गया है। यानी नेपाल में जो कुछ भी किया गया, ये टाइमिंग बहुत गलत हो गई डीप स्टेट की। और इस डीप स्टेट की गलत टाइमिंग के कारण यहाँ पर इनिशिएटिव जो है वो भारत ने ले लिया है। सुशीला कार्की जी जिनको डेज़िग्नेट किया गया है प्रेज़िडेंट, ये जो है ये बीएचयू की पढ़ी हुई है, और उन्होंने अपने पहले स्टेटमेंट में सबसे पहले भारत की मोदी जी की तारीफ़ ही की। तो इसलिए ये समझिए कि काम तो डीप स्टेट ने किया, फ़ायदा भारत का हो गया, भारत ने इसका फ़ायदा उठा लिया। इसके लिए हमें मोदी जी के जो डिप्लोमेसी है उसका तो तारीफ़ करनी ही पड़ेगी, क्योंकि मोदी की बहुत गुडविल है नेपाल में, और उससे भी अधिक गुडविल योगी आदित्यनाथ की है।
जितना वहाँ के नेताओं को नहीं माना जाता, उतना योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी को नेपाल में माना जाता है। दूसरा क्या कर लिया हमारे ट्रंप बाबू ने, जो उनका अटेंशन पूरी तरह से अब नेपाल से हट चुका है, वो काम ये कर लिया कि अब वो जो है वो उलझ गए हैं पोलैंड में। पोलैंड में क्या हुआ साहब? पोलैंड में ये कहा जा रहा है कि साहब कि रशिया ने उनकी एयर स्पेस का वायलेशन किया और उस एयर स्पेस के वायलेशन के कारण पोलैंड के फाइटर्स ने उनका मुकाबला किया। आपने कभी सुना है क्या कि हमारे यहाँ फाइटर्स उड़ते हैं ड्रोन्स का मुकाबला करने के लिए? ड्रोन्स का मुकाबला तो हमारी लेज़र गन्स कर लेती हैं। ड्रोन्स का मुकाबला तो हमारी वो पुरानी वाली जो गन्स हैं, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स, वो करती हैं। मिसाइल्स हैं वो चला देते हैं। लेकिन ड्रोन्स के मुकाबले के लिए फाइटर्स उड़ाए गए और ड्रोन्स के मुकाबले के लिए फाइटर्स उड़ा के, और अभी-अभी थोड़ी देर पहले जिस समय मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उससे थोड़ी देर पहले ट्रम्प बाबू ने एक ट्रुथ सोशल पे डाल दिया कि व्हाट इज़ दिस? व्हाट इज़ विद रशिया हैविंग इनकर्शंस इन पोलैंड? हियर वी गो। हियर वी गो का क्या मतलब है भाई? थर्ड वर्ल्ड वॉर चालू करना चाहते हो क्या? ये सारा काम वो जो है ना, वो जो फँसा हुआ है ना, एप्स्टीन फाइल में भी फँसा हुआ है। अपने बैड इकोनॉमी में भी फँसा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में टैरिफ्स का मामला फँसा हुआ है। और ये 2 काम और कर लिए हैं। तो साहब नेपाल में अब पूरी तरह से जो भारत चाहेगा वो होगा। ट्रंप बाबू के कहने से या ट्रंप बाबू के चेलों के कहने से नेपाल में कुछ कार्रवाई हुई अवश्य, लेकिन उसने जब गलत टर्न ले लिया तो वो पूरी तरह से हिंदू राष्ट्र के समर्थक लोगों के हाथों में आ गई है। अब ये सोच रहे हैं कि साहब कि हम हिंदू राष्ट्र के माध्यम से वहाँ पर खुला खेल फर्रुखाबादी कर लेंगे राजा के माध्यम से, ना हो पाएगा। राजा ने अच्छी तरह से समझ लिया है इतने दिन बाहर रह के कि भैया काम तो मोदी जी के साथ रहकर ही चलेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।